हेलो दोस्तों, स्टार एलन कोचिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में राजस्व लेखपाल का जो पेपर 2015 में हुआ था उसमें मैथ से करीब 25 क्वेश्चन पूछे गए थे और मैं आप लोगों को उन सभी 25 क्वेश्चन को इस वीडियो में एक बेहतरीन कंसेप्ट प्लस ट्रिक के साथ करवाऊंगा। और दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं तो आप लोगों को एक आइडिया मिलेगा कि मैथ से जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्या कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था और कहां से क्वेश्चन पूछा गया था, इन सब के बारे में आप लोगों को पता चल पाएगा अगर आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो। और दोस्तों, अगर आप लोग एक अच्छा मार्क्स गेन करना चाहते हैं यूपी लेखपाल में, तो आप लोगों को जो है यूपी लेखपाल का जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ था उन सभी क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तभी आप लोग जो है आपको आइडिया मिलेगा कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था और इस बार किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया जाएगा, कितना हाई लेवल रहेगा, कितना इजी लेवल रहेगा। तो इन सब के बारे में आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा। तो दोस्तों, हम चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और यह आज जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 से सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने इससे पहले जो है लेखपाल का जो पेपर 2015 में हुआ था उसमें जो होता है 1 से 25 तक के क्वेश्चन हिंदी के थे, जिनको मैंने इसे पिछली वाली वीडियो में करवा दिया है। अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग मेरे YouTube चैनल पर जाकर उन सारी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं और मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां पर आप लोग क्लिक करके देख पाएंगे। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 50 तक हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी 25 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं जो यूपी लेखपाल के प्रीवियस ईयर एग्जाम 2015 में पूछे गए थे। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं 26 से। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। यदि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इजी, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों के वृत्त का परिधि का फार्मूला पता है तो आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो हम मान लेते हैं एक सर्किल बना लेते हैं दोस्तों, एक सर्किल बना लेते हैं और इस सर्किल का रेडियस है, मान लेते हैं r, सर्किल का रेडियस जो r है। और यहां से दोस्तों यहां तक क्या होता है, वृत्त का क्या होता है, सर्किल का डाया होता है जिसे हम मान लेते हैं d। तो सर्किल का जो डाया होता है दोस्तों वह d इक्वल टू कितना होता है, 2r होता है। और वृत्त का जो परिधि होता है, वृत्त का परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई r होता है। इसको हम लिख सकते हैं पाई इंटू डी भी लिख सकते हैं, यह हो गया। अब इस क्वेश्चन में दोस्तों कुछ भी नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है वैसे वैसे हम करते चलेंगे। उसके बाद लास्ट में हमारा इस क्वेश्चन का जो है आंसर निकल कर आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता है कि वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है। तो हम मान लेते हैं वृत्त की जो परिधि है वह कितना है, वृत्त की परिधि मान लेते हैं सी इक्वल टू कितना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करना है, सी इक्वल टू हो जाएगा डी प्लस 18.6 हो जाएगा ये दोस्तों। और सी वृत्त की परिधि है तो वृत्त की परिधि पाई डी हो जाएगा, पाई डी इक्वल टू डी प्लस 18.6 हो जाएगा। और यहां से हम निकालेंगे वृत्त का डाया यानी डायमीटर। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू हमें रखना है 22/7, यह आप लोगों को पता है। और इंटू डी हो जाएगा इक्वल टू डी प्लस 18.6 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, d इधर लाते हैं तो 22/7 गुणे डी माइनस डी इक्वल टू 18.6। इसको सॉल्व करेंगे, यह कितना आ जाएगा 15/7 गुणे डी हो जाएगा इक्वल टू 18 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा दोस्तों। अब इसको हम इस साइड में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे d कितना हो जाएगा, d इक्वल टू कितना हो जाएगा 18.6 गुणे 7/15 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, 30×5 और 3 × 18 गुणे 2 हो जाएगा। ये हम इसको यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, डी इक्वल टू हो जाएगा 7 दूना 14 4, 7 6 42 से कितना हो जाएगा 43.4, ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसको दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, डी इक्वल टू 8 पंजे 40, 8 हो जाएगा और बचेगा 3 और इधर जाएगा तो यह हो जाएगा 8.3, यह हो जाएगा 5 6 30 और इधर चल जाएगा 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, ये हो जाएगा वृत्त का डाया दोस्तों, इतना हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं था, सिर्फ हमें अगर वृत्त का डाया पता था और इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था। आई होप दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। तो क्वेश्चन नंबर 27 आप लोगों को दोस्तों व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों यह कहता है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम क्रमशः 12 और 2448 है। यदि संख्याओं का अंतर 60 है तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पर दिया है क्या, यहाँ पे दिया है एचसीएफ यानी लघुत्तम समापवर्तक। एचसीएफ कितना दिया है 12 दिया है और एलसीएम कितना दिया है, यहाँ पर एलसीएम दिया है 2448 दिया है, यह 2448 दिया है दोस्तों। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, और इसमें और भी दिया है कि दोनों संख्याओं का अंतर, यदि संख्याओं का अंतर 60 है, संख्याओं का अंतर कितना है, संख्याओं का अंतर जो है वह 60 है दोस्तों। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सॉल्व करते हैं, किस तरीके से करेंगे। तो हम मान लेते हैं पहली जो संख्या है, पहली संख्या दोस्तों हम मान लेते हैं, पहली संख्या मान लेते हैं 12a मान लेते हैं, और दूसरी संख्या मान लेते हैं 12b। ये हो गया, इतना समझ आ गया। तो संख्याओं का जो अंतर है वह 60 है, तो 12a माइनस 12b इक्वल टू कितना आ जाएगा 60। यहां से आ जाएगा a माइनस b इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा दोस्तों। इतना हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, और जब दो संख्याएं, जो पहली जो संख्या 12a है, दूसरी संख्या 12b है, तो इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा यानी एलसीएम क्या हो जाएगा। इसका जो एलसीएम आएगा वह 12 गुणे a गुणे b आ जाएगा इसका एलसीएम, और जो कि एलसीएम जो दिया है वह 2448 दिया है, 2448 ये एलसीएम है। तो यहां से हमें a और b का मान पता चल जाएगा। a और b कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, 12 चौक यह 48 हो जाएगा। यह a और b का मान हमें पता चल जाए। हमें निकालना है कि दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो अगर हमें a और b का वैल्यू पता चल जाता है तो यहाँ से हमें पहली संख्या पता चल जाएगा और दूसरी संख्या यहाँ से हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ से हमें कुल मिलाकर निकालना है a और b का वैल्यू। तो हमें क्या करना पड़ेगा, a और b की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ से ये नहीं करेंगे a की वैल्यू यहाँ से पुट करें b के, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमें यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इसको फैक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसे हम करेंगे तो ये 4 पंजे 20, 4 एक 4 गुणे 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 17 तिया 51, यह हो जाएगा 3 गुणा हो जाएगा, तो यह 12 आ जाएगा। अब देखिए a और b का मान क्या होगा, a अगर 17 है और अगर b जो है 12 है, a जो होगा कितना हो जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा a 17 है होगा और b कितना होगा 12 होगा। यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप 17 और 12 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे यह आ जाएगा 204, और अगर 17 और 12 का आप डिफरेंस करेंगे तो यह आ जाएगा 5। यहाँ से दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसलिए a और b का जो वैल्यू आ जाएगा, एक 17 आ जाएगा, एक 12 आ जाएगा। तो यहाँ से हम पहली संख्या निकाल लेंगे। तो यहाँ से पहली जो संख्या आ जाएगा दोस्तों 12 गुणे 17 हो जाएगा। तो पहली जो संख्या आएगा निकल के, पहली जो संख्या 12 गुणे 17, यह पहली संख्या, हमें इसे गुणा नहीं करना है। दूसरी संख्या जो निकल के आ जाएगा, दूसरी संख्या यह निकल के आ जाएगा 12 गुणे 12 आ जाएगा। यह हो गया पहली और दूसरी संख्या दोस्तों हमें पता चल गया। अब हमें निकालना है कि दोनों संख्याओं का योगफल यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का योगफल कितना होगा, यह हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का योगफल निकालना है। तो पहली संख्या कितनी है, 12 गुणे 17 है। 12 गुणे 17 जो है यह पहली संख्या है, प्लस दूसरी संख्या जो है 12 गुणे 12 है। यह हो गया। यहाँ से हम 12 कॉमन लेंगे तो 17 और 12 बचेगा। 17 12 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। और 29 को 12 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 12 9 108 आ जाएगा, और 12 दूना 24, 10 कितना आ जाएगा 34। यह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। यह देख लीजिए आप लोग सोल्यूशन दोस्तों, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। तो दोस्तों अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 को। तो दोस्तों अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्या कहता है कि एक स्कूटर और मोपेड की मूल्यों का अनुपात 9:5 है। यदि एक स्कूटर का मूल्य एक मोपेड के मूल्य से 4200 अधिक है तो मोपेड का मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन कुछ भी नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है।
तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इसमें दिया है स्कूटर मोपेड के मूल्य का अनुपात। तो हम स्कूटर को रिप्रेजेंट करते हैं, स्कूटर को हम यस से दिखाते हैं और मोपेड को हम दिखाते हैं यम से। दोनों का रेशियो कितना दिया है, 9:5 दिया है। कितना दिया है, 9:5 दिया है दोनों का रेशियो। आगे कहता है कि यदि एक स्कूटर का मूल्य एक मोपेड की मूल्य से 4200 अधिक है। तो यहाँ पे देखिए स्कूटर का जो मूल्य है वह मोपेड से कितना अधिक है, तो मोपेड से यह जो अधिक है यह 4 अधिक है। कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो 4 की जो वैल्यू हो जाएगी, 4 इक्वल टू जो हो जाएगा वह 4200 हो जाएगा दोस्तों। यह 4200 हो जाएगा। यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से काटेंगे 4 करने 4 हो जाएगा और 4 पंजे 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये 1 की वैल्यू हो जाएगी 1050 आ जाएगी। हमें निकालना है मोपेड का मोल, यानी हमें 5 की वैल्यू निकालना है। तो 5 इक्वल टू जो हो जाएगा 1050 गुणे 5, इसको गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 5 0, यह आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट 5250 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो मोपेड का जो मोल हो जाएगा वह 5250 हो जाएगा और इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट। आई होप दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब हम दोस्तों इससे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 यह कहता है कि 3 संख्याओं का योगफल 392 है यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:8 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो क्वेश्चन दोस्तों बहुत इजी, क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। तो यहाँ पर दिया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है। तो पहली जो संख्या है, पहली जो संख्या दोस्तों इसमें दिया है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अनुपात है, दूसरी संख्या का जो रेशियो वह कितना है, 2:3 है। 2:3 है, 2:3 है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं पहली संख्या a है और दूसरी संख्या मान लेते हैं b। इनका जो रेशियो है 2:3 है। हो गया इतना। अब तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:8 है। दूसरी जो संख्या है, दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से जो रेशियो है वह कितना है, वह 5:8 है। 5:8 है। दूसरी संख्या मैंने माना था b, दूसरी संख्या b हो जाएगा और तीसरी संख्या मान लेते हैं c। तो b/c इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5:8 हो जाएगा। तो दोस्तों अब हमें यह क्या करना है, अब हमें यहाँ पे करना है पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या तीनों का अनुपात क्या होगा। अब हमें यह निकालना है। अगर हमने यह बना लिया तो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आगे हमें करना क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात निकालना है। तो दोस्तों a/b का जो अनुपात है 2:3 है, b/c का जो रेशियो है वह 5:8 है। तो हमें निकालना है a/b/c का रेशियो कितना होगा। यही अगर हम निकाल लेते तो क्वेश्चन में बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे निकालेंगे दोस्तों, हम इधर बताते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए हमें निकालना है a/b/c का रेशियो, a/b/c का रेशियो निकालना है। तो a/b कितना दिया है, 2:3 दिया है और यहाँ पे देखिए b/c कितना दिया है, 5:8 दिया है। तो इसके नीचे लिख देंगे 5:8। अब यहाँ पर हम ऐसे कर लेंगे। अब 3 है, 3 के आगे कुछ भी नहीं तो हम अनुपात लगा के 3 इधर लिख लेंगे और देखिए 5 के आगे कुछ भी नहीं तो इसके आगे अनुपात लगा के हम 5 लिख देंगे। अब इसका हम गुणा कर लेंगे तो 5:2 गुणे 5 कितना 10 हो जाएगा, 5 गुणे 3 कितना 15 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा 8×3 = 24 हो जाएगा। दोस्तों यह a/b/c का रेशियो निकल के आ जाएगा यहाँ पे। अब हमें निकालना है तीसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए तीनों संख्याओं का योगफल जो दिया है 392 दिया। तो यहाँ पे तीनों संख्याओं का योगफल कितना है, 10, 15 और 24 का योग कितना होगा। तो 10, 15, 25, 25, 29 कितना हो जाएगा 49 की जो वैल्यू दिया है वह कितना दिया है, तीनों संख्याओं का योगफल 392 दिया है। यह हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 392/49। अब हमें निकालना है तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या क्या है, 24। यही हमें निकालना है। 1 = 392/49। तो 24 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 24 से हम गुणा कर लेंगे। इसके बाद हमारा आंसर निकल के आ जाएगा अगर हम इसको सॉल्व कर देते हैं।
तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 7 सते 49 कर लेते हैं, ये कटेगा 7 पंजे 35, 35 4 7 6 42 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम गुणा करते हैं 24 गुणे 8 कितना आ जाएगा, 8 चौक 32 के 2 हासिल लगे 3, 8 दूना 16 3 कितना हो जाएगा, 16 3 19 हो जाएगा। तो तीसरी जो वैल्यू हो जाएगी वह तीसरी जो संख्या हो जाएगी वह 192 हो जाएगा और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या है, राइट है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इजी था, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ हमें यहाँ पर रेशियो बनाना था, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना था। आई होप दोस्तों आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 को। नंबर 30 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 यह कहता है कि एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप जो है 540 मीटर है और इसकी भुजाओं का अनुपात 5:12:13 है। इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों यह भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आप लोग इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं और मैं आप लोगों को दोनों तरीका बताऊंगा, ऑप्शन से कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और कंसेप्ट से कैसे सॉल्व कर, दोनों तरीका बताते हैं। तो दोस्तों इसमें कहता है कि त्रिभुजाकार खेत का जो परिमाप है 540 मीटर है। एक त्रिभुजाकार क्या है, खेत है। त्रिभुजाकार क्या है, खेत है। तो दोस्तों ये त्रिभुजाकार खेत है और इसका जो परिमाप है, इसका जो परिमाप दिया है, कितना दिया है, परिमाप दिया है, परिमाप जो है 540 मीटर दिया है, 540 मीटर दोस्तों इसका परिमाप दिया है। और इसकी भुजाओं का जो अनुपात है 5:12:13 है। इसकी भुजाओं का अनुपात यहाँ पे देखिए, भुजाओं का जो रेशियो दिया है दोस्तों, भुजाओं का अनुपात जो दिया है वह कितना दिया है, 5:12:13 दिया है। यहाँ पे आप गौर से देखेंगे यह, तो यह आपको कौन सा त्रिभुज नजर में आएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे, अगर आप इनकी भुजाओं को देखेंगे, यह जो रेशियो दिया है 5:12:13 है, तो यहाँ से आपको पता चलेगा यह जो त्रिभुज है, यह त्रिभुज है वह समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज कैसे होगा दोस्तों, समकोण त्रिभुज जो होता है उसका नियम होता है कि a² + b² = c²। अगर इस इक्वेशन को यह सेटिस्फाई करेगा तो यह क्या होगा, जो खेत है वह समकोण त्रिभुज होगा। आप यहाँ पे बैठा के लिए, क्योंकि त्रिभुज का जो समकोण त्रिभुज होता है उसकी जो सबसे बड़ी भुजा होती है वह सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पर अगर हम 5 रखते हैं 5² अगर और 12² रखते हैं और = 13² रखते हैं तो इसका जो सम आ जाएगा दोनों इक्वल आ जाएगा, 169 आ जाएगा। दोनों आप लोग करके देख लीजिएगा, 169 ही आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि यह जो खेत है वह समकोण त्रिभुजाकार के रूप में है। तो यहाँ से हमें अब इसका जो एरिया निकालने में बहुत ही आसानी होगा। अगर हम समकोण त्रिभुज नहीं निकालते हैं, अगर हमें नहीं पता चलता समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, तो हम हीरोज फार्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बट हम इस क्वेश्चन को हीरोज फार्मूला के से भी सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। लेकिन हमें पेपर में बहुत इजी मेथड से क्वेश्चन को बनाना है, तो इससे इजी कोई मेथड नहीं होगा। इससे इजी दूसरा मेथड है कि ऑप्शन मेथड से आप जाकर इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब दोस्तों हमें यह पता चल गया है यह जो खेत है वह समकोण त्रिभुज है। जो समकोण त्रिभुज है, तो दोस्तों यहां पर हम समकोण त्रिभुज इसको बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज हो जाएगा यह समकोण त्रिभुज, इसकी ABC है। इसकी एक भुजा जो है वह 12 सेंटीमीटर है, दूसरी जो है 5 सेंटीमीटर और तीसरी जो है 13 सेंटीमीटर है। यह है इसका अनुपात। यहाँ पर 12x कर लेते हैं क्योंकि यह रेशियो में, तो यह 5x। अब दोस्तों इसका जो परिमाप होता है, त्रिभुज का जो परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है। तो तीनों भुजाओं का योग होता क्या है, त्रिभुज का परिमाप। तो 12x + 13x + 5x कितना हो जाएगा, 13 12 25 और यह 5x = 30x। तो त्रिभुज का जो परिमाप हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, त्रिभुज का जो परिमाप निकल के आएगा वह कितना आ जाएगा, 30x होता है। क्यों 30x हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज का जो परिमाप होता है वह तीनों भुजाओं का योग होता है दोस्तों। तो यहां से आप लोगों को पता चल गया त्रिभुज का जो परिमाप है 30x है। तो यहाँ पे दिया है त्रिभुज का परिमाप 540 मीटर है, तो 30x को आप लिख सकते हैं 30x = 540। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें आ जाएगी 18 आ जाएगी। तो यहाँ से हमें अब पता चल जाएगा तीनों भुजाएं कितना है। तो यहाँ से पहली भुजा जो है AB हमें निकल के आ जाएगा, AB कितना आ जाएगा, 12 × 18 आ जाएगा। हमें इस तक को गुणा नहीं करना भी है, क्योंकि गुणा करेंगे थोड़ा सा
ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बी हो जाएगा 12 गुणे 18 हो जाएगा, और यहाँ पे बी सी जो हो जाएगा, बी सी हो जाएगा 5 गुणे 18 हो जाएगा, और यहाँ पर ए सी जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 13 गुणे 18 हो जाएगा। हो गया। अब दोस्तों हमें तीनों भुजाएं पता चल गई। अब हमें निकालना है त्रिभुज का, तो खेत का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया जो होती है 1/2 गुणे आधार गुणे लंब होता है। त्रिभुज समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे लंब होता है। तो आधार कितना है 12x और लंब कितना है 5x, यानी ए बी कितना 12 गुणे 18 है और बी सी कितना 5 गुणे 18 है। तो इसको हम कर लेते हैं 12 गुणे 18 और यहाँ पे कर लेते हैं 5 गुणे 18, ये हो गया। इसको अब हम सॉल्व करते हैं तो यह कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 2 छक 12 आ जाएगा, यह 6 हो जाएगा, और 6 को 5 से गुणा करेंगे 5 छक 30 हो जाएगा। 18 गुणे 18 कितना हो जाएगा 324, क्योंकि 18 का स्क्वायर जो होता है 324 होता है। अब इसको हम गुणा कर लेंगे, 3 से गुणा करते हैं 24, तो यहाँ कितना हो जाता है 72 हो जाता है, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 9720 हो जाएगा वर्ग मीटर हो जाएगा, वर्ग मीटर इस त्रिभुज का एरिया हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का ही आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इससे इजी मेथड जो है दूसरा है वह ऑप्शन मेथड है, और इसके अलावा इससे इजी और कोई मेथड आप लोगों को नहीं मिलेगा। दूसरा मेथड है आप हीरोज फार्मूला लगा के सॉल्व करेंगे, लेकिन आप लोगों को उससे क्या हो जाएगा थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब दोबारा हम इस क्वेश्चन को कैसे ऑप्शन से आप लोग सॉल्व करेंगे इसको हम बता देते हैं। एक बार रफ कर लेते हैं, देन उसके बाद बताते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को ऑप्शन मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को ऑप्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। कैसे आप लोग ऑप्शन मेथड लगाकर इस क्वेश्चन को विद इन 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए, यानी विभाजकता आपका रूल जो होता है नियम वह आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप लोग ऑप्शन मेथड से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिया है, आप लोग इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहले आप लोगों को भुजा जो दिया है वह भुजा का रेशियो जो है 5:12:13 दिया है, यह रेशियो दिया है। तो पहले यहाँ पर यह पता करना पड़ेगा यह कौन सा त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज है कि न्यून कोण त्रिभुज के अधिक कोण त्रिभुज है। तो आप लोगों को पता होगा कि अधिक कोण त्रिभुज कब होता है। अधिक कोण त्रिभुज का कंडीशन होता है a² + b² ग्रेटर देन कितना होता है c² होता है, वह अधिक कोण होता है। और न्यून कोण त्रिभुज होने का कंडीशन है कि a² + b² इज ग्रेटर देन c² होता है। और समकोण त्रिभुज होने का कंडीशन होता है a² + b² = c²। अगर यह सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन तो वह हो जाएगा समकोण त्रिभुज। तो यह एक प्रकार का क्या है समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का हमें फार्मूला पता होता है, एरिया निकालने का होता है 1/2 आधार गुणे लंब होता है, यह समकोण त्रिभुज का एरिया का फार्मूला है। तो दोस्तों अब हमें यह डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें लंब कौन सा है, इसमें आधार कौन सा है। तो समकोण त्रिभुज का जो सबसे बड़ी भुजा होती है वह कौन से होता है, वह कर्ण होता है। कर्ण जो होते हैं वह समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो कर्ण इसमें कौन सा होगा, वह 13 होगा। और दोनों भुजा कौन सी कर इसमें या 5 आधार होगा या 12 आधार होगा, या 5 लंब होगा या 12 लंब होगा, हमें इसे नहीं मतलब है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/2 गुणे 5 गुणे 12। अब दोस्तों ये हो गया। अब दोस्तों क्या है, हमें ऑप्शन मेथड लगाना, ऑप्शन देखना। जो ऑप्शन जो होगा इसमें वह 5 और 12 का क्या होगा, वह मल्टीपल होगा, वह 5 और 12 का क्या होगा फैक्टर होगा। 5 और 12 का वह संख्या क्या होगी, वह फैक्टर होगी। 12 को हम और फैक्टर में कर लेते हैं सिंपली, तो यह हो जाएगा 3 गुणे 4। तो हमें अब क्या करना है कि इस ऑप्शन को चेक करना है कि कौन सी ऐसी संख्या है, कौन से ऐसा नंबर है जो 5 से भी कटे, 3 से भी कटे और 4 से कटे। अगर तीनों से वह नंबर कट जाता तो वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों, बहुत ईजी। अगर इन चारों ऑप्शन में से जो संख्या जो है तीनों नंबर से अगर पूरा वह डिवाइड हो जाती है तो वह जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अब हम चेक करते हैं, देखिए दोस्तों 5 से चेक करते हैं तो 5 से क्या सभी नंबर डिवाइड होंगे दोस्तों, यह हो गया। अब हम चेक करते हैं 4 से चेक करेंगे। तो 4 को चेक करने के लिए डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट के हम 2 नंबर को चेक करते हैं। लास्ट के 2 नंबर चेक करेंगे 4 से, ये भी कट जाएगा, ये भी 4 से डिवाइड है, ये भी 4 से डिवाइड है, ये भी 4 से डिवाइड है, लेकिन यह 4 से डिवाइड नहीं है। तो यहाँ से एक ऑप्शन हमारा कट जाता। अब हमारे पास बचता है 3 ऑप्शन दोस्तों, होता है 3 ऑप्शन। अब हम चेक करेंगे
3 से देखते हैं कौन सा नंबर कटता है। 3 के डिविजिबिलिटी रूल होता है कि 3 से कटने का रूल होता है कि तीनों संख्याओं का योगफल अगर 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से पूरा डिविजिबल होगा। तो अब हम चेक करते हैं पहले ऑप्शन को। 9 + 3 कितना 12 + 2 14, जो कि 3 से यह नहीं कटेगा तो यह ऑप्शन गलत हो गया दोस्तों। अब हम चेक करते हैं इसको। 9 5 कितना 14, 14 6 20, 20 भी 3 से नहीं कटेगा, यह क्या हो गया गलत हो गया। अब इसको हम चेक करते हैं। इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि तीनों ऑप्शन कट चुके हैं, तो यही ऑप्शन होगा राइट होगा। लेकिन अगर आप सेटिस्फाई होना चाहते हैं इस ऑप्शन को चेक भी कर सकते हैं। अगर आप चेक करना चाहते हैं 9 7 16, 16 2 18, जो कि 18 जो 3 से कटेगा, तो और 18 जो 3 से कटता है तो यह इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को यह तरीका अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को यह तरीका अच्छा लगता है तो आप लोग इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए और ज़्यादा जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए अगर आप लोग चैनल पे नए हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को दोनों मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। 31 ये कहता है कि एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है, तो मेज के कण की लंबाई क्या है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ईजी है, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यह देख लीजिए, यह आयताकार मेज का जो है ऊपरी भाग है यह है, और इसको हम मेंशन कर देते हैं ABCD, और यहाँ पर यह जो है AC जो है कण है। आयत का जो है आयताकार मेज की ऊपरी सतह का जो है यह कण की लंबाई है AC, और इसमें दिया है कि ऊपरी सतह का परिमाप। तो इस आयत का जो परिमाप दिया है ABCD का परिमाप दिया है, वह कितना दिया है, परिमाप दिया है 28 मीटर दिया है। और इसका जो ABCD का जो यानी आयत का जो है क्षेत्रफल दिया है, आयत का क्षेत्रफल जो दिया है वह 48 मीटर स्क्वायर दिया है। तो मेज के कण की लंबाई यानी AC हमें निकालना है दोस्तों, यह है। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो हम AB को मान लेते हैं x है और BC को मान लेते हैं y। तो AC क्या हो जाएगा, AC जो हो जाएगा √x² + y², यही हमें फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई जो होता है आयत का यह परिमाप होता है। और दोस्तों यह आयत का परिमाप होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 2x + y हो जाएगा, और आयत का परिमाप जो दिया है 28 मीटर है, तो यहाँ से x + y = हो जाएगा, यहाँ से 14 मीटर हो जाएगा। और आयत का जो क्षेत्रफल होता है x y होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल दिया 48 मीटर दिया है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालना है। तो आप x और y की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास जो बेसिक मेथड होता है, क्या करते हैं आप यहाँ से x की वैल्यू जो है यहाँ पे पुटअप करते हैं या y की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करके निकालते हैं। वह जो मेथड होता है थोड़ा सा लेंदी होता है, थोड़ा सा कैलकुलेट होता है, तो हम उस मेथड पे नहीं जाके हम आपको एक ही ट्रायल मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 48 देखिए, 48 क्या है, तो 8 6 48 होता है, ये हो गया 8 6 48, और 8 + 6 करेंगे तो भी 14 आ गया। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि x जो है 8 है और y की वैल्यू जो है 6 है। तो यहाँ से AC की जो लंबाई निकल के आ जाएगी, यह 8² + 6² = 10 मीटर हो जाएगा, आयत के कण की लंबाई हो जाएगा। और दोस्तों इस क्वेश्चन का ही आंसर हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन C इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को हम सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 32 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 ये कहता है कि एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यह त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या होगी। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ईजी है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या कहता है, त्रिभुज का जो परिमाप है, एक त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज है, ABC त्रिभुज है, और इस त्रिभुज का जो परिमाप है ABC का जो परिमाप है वह दिया है, कितना दिया है, परिमाप दिया है 30 सेंटीमीटर दिया है दोस्तों। और इसका क्षेत्रफल, और इसका जो क्षेत्रफल है वह क्षेत्रफल जो है वह भी कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, यह क्षेत्रफल दिया है। और त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई जो है, सबसे बड़ी भुजा की जो लंबाई दिया हुआ वह 13 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें निकालना है सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी, सबसे छोटी भुजा निकालना है। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इजी है, क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, तो हमें सबसे छोटी भुजा निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको हम मेंशन कर लेते हैं ABC। तो हम जानते हैं त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का जो परिमाप होता है वह तीनों भुजाओं का योग होता है, वह त्रिभुज का परिमाप होता है। तो त्रिभुज का जो परिमाप हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग A + B + C = कितना हो जाएगा, यहाँ पे दिया है 30 सेंटीमीटर।
और यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा दिया है 13, तो हम मान लेते हैं जो सबसे बड़ी भुजा वह सी है, वह कितना है 13 है। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 13 प्लस सी इक्वल टू 30 हो जाएगा यह। अब दोस्तों हमें यह पता करना है a और v जो भुजा है इनका वैल्यू कितना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लेंथी सॉल्व करने की बजाय हम यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 30 आ रहा है और यहाँ पे 13 दिया, हमें 30 बनाना है। तो ऐसा कुछ जुगाड़ करते हैं कि इसका जो सम है वह 30 आ जाए। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 5 और यहाँ पे ले लेते हैं 12 और यहाँ पे हो जाएगा 13। तो 12 प्लस इसका जो सम होगा यह भी 30 होगा दोस्तों। तो यहाँ पे एक इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है जब हम लेते हैं a इक्वल टू 5 और v इक्वल टू 12 लेते हैं, तो यह इक्वेशन जो होता है सेटिस्फाई होता है। लेकिन हमें यहाँ पर इसको भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, जो क्षेत्रफल दिया क्या यह सेटिस्फाई होता है। अगर क्षेत्रफल जो होता है 30 सेंटीमीटर निकल के आ जाता है तो यहाँ पर यह सेटिस्फाई हो जाएगा कि जो मैंने वैल्यू लिया है a इक्वल टू 5 v इक्वल टू 12 यह जो राइट लिया है। तो इसको हम सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल जो है 30 सेंटीमीटर का, और यहाँ पे जो साइड है ये भुजा जो 5 है 12 और तीसरी जो भुजा वो 13 है। तो यहाँ पे देखिए आप ध्यान से क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे देखेंगे यह तीनों भुजाएं जो मिलकर समकोण त्रिभुज बना देंगे, तो यह समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह कितना होता है, 1/2 आधार गुणे लंब होता है। आधार गुणे लंब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो 1/2 आधार क्या होगा, आधार अगर हम 5 लेते हैं और लंब लेते हैं 12, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगी यह 30। तो यहाँ से पता चलता है कि जो क्षेत्रफल है इसको भी यह जो दो वैल्यू मैंने लिया था इसको भी सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पे जो 2 वैल्यू मैंने लिया था यह जो है यह दोनों राइट है। तो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो सबसे छोटी भुजा हो जाएगी वह निकल के आ जाएगी a इक्वल टू 5। यह है इस त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा, और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। तो दोस्तों अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। तो क्वेश्चन नंबर 33, एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 792 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना चक्कर लगाने होंगे। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिखा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 यह है कि एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 792 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने होंगे। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है दोस्तों। तो यहाँ हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो है दोस्तों क्या है, पहिया है, एक पहिया है। इस पहिए की जो त्रिज्या है यानी रेडियस जो 8 सेंटीमीटर है दोस्तों, और इसमें दिया है त्रिज्या जो कितना 21 सेंटीमीटर दोस्तों दिया है क्वेश्चन में। और दोस्तों कहता है कि 792 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे। तो दोस्तों हम मान लेते हैं 792 मीटर दूरी तय करने में पहिया जो है यन चक्कर लगाता है। पहिया जो है 792 मीटर दूरी करने में पहिया जो है यन चक्कर लगाता है। यह हमने क्या किया, मान लिया। तो हम जानते हैं तो पहिया जो है एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है। पहिया जो है, पहिया मतलब यह है, पहिया जब यह अपनी दूरी से एक राउंड लगाएगा, यह एक राउंड ऐसे घूम के आएगा तो यह कितना दूरी तय करता है। तो पहिया का कितना दूरी तय करेगा, 2πr दूरी। तो पहिया का जो परिधि होता है एक चक्कर का वह क्या होता है, दूरी होता है। तो पहिया का जो है एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है, एक चक्कर में पहिया जो है 2πr दूरी तय करता है। तो यह चक्कर में कितना हो जाएगा, 2πr गुणे यन दूरी तय करेगा। तो 2πr गुणे यन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 792 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से यन की वैल्यू निकल के आ जाए। तो पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 होता है। और आर जो दिया है 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि दूरी जो है मीटर में दिया है। तो 21 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो यह हो जाएगा 10⁻⁻2 और यहाँ पर हो जाएगा गुणे यन इक्वल टू 792 हो जाएगा। बस हमें अब इस क्वेश्चन को इसको सॉल्व करना, इसके बाद हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा दोस्तों। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से काट लेते हैं हम, यहाँ से 2 से काटते हैं इसको 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और ये 11 रहेगा, 2 9 18 और यह हो जाएगा 2 6 12 हो जाएगा। और यहाँ से काट लेते हैं। अब यहाँ से हम 11 दूना 22, 11 तिहाई 33, 6 39, 11 छक्का 66 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा। अब और कटता है कि यहाँ से और कटेगा, यह हो जाएगा 18 हो जाएगा, यह हो जाएगा 18। तो अब यहाँ से इधर कर लेते हैं, यन इक्वल टू जो हो जाएगा 18 गुणे 7 को दोस्तों हम यहाँ पे काट लेते हैं। 7 1 7 7 21 हो जाता है। तो यहाँ पर 3, तो यहाँ पर आ जाएगा बटा 3 और ये जो है 10⁻⁻2 गुणे 10⁻⁻2 हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। इतना हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा वैल्यू 3 × 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। यह क्या आ जाएगा चक्कर निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 को। 34 को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन में यह कहता है कि किसी काम को एक पुरुष एक महिला से दुगना तेज है। तो यहाँ पे कहता है कि एक पुरुष जो होता है एक महिला से दुगना तेज है। तो यहाँ पर रेशियो हो जाएगा मैन को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मैन जो है वोमेन से क्या है दुगना तेज काम करता है। इसके आगे कहता है कि और एक महिला लड़के से दुगनी तेज है। महिला वोमेन जो है बॉय से क्या है दुगनी तेज है। यह दो इक्वेशन हो गया। आगे क्या कहता है यदि वे सभी अर्थात एक पुरुष एक महिला एक लड़का, यहाँ पे एक मैन एक वोमेन एक बॉय इसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। यह एक काम को जो होता है 4 दिनों में करते हैं। तो एक लड़का अकेले उससे कितने दिन में, मतलब काम सेम है तो हम इसको इक्वल कर लेंगे। तो यह पूछ रहा है कि एक लड़का एक बॉय इस काम को अकेले कितने दिन में कर लेगा। हमें डी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें मैन वोमेन और बॉय का जो है अनुपात निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर मैन और वोमेन का जो रेशियो है वह 2:1 है और यहाँ पे वोमेन और बॉय का जो अनुपात है वह 2:1 है। अब हमें क्या करना है, मैन वोमेन और बॉय का अनुपात निकाल लेना है। तो यहाँ पर रेशियो क्या आ जाएगा 2:1। तो यहाँ पे करेंगे कैसे, यहाँ पे आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 लगा लेंगे, इसके आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम लगा लेंगे 2, इसको गुणा कर लेंगे तो 4 आ जाएगा, यह कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा और यह कितना आ जाएगा 1। तो मैन वोमेन और बॉय का जो रेशियो निकल के आता है वह 4:2:1 आता है। इसका मतलब है कि मैन की जो इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता 4 है, वोमेन की जो कार्य क्षमता 2 है और बॉय की कार्य क्षमता 1 है। इसका मतलब यह है कि मैन एक दिन में 4 काम करता है, वोमेन जो एक दिन में 2 काम करती है और बॉय जो एक दिन में 1 काम करता है। अब हम क्या करेंगे इक्वेशन को इसमें पुटअप कर देंगे। तो यहाँ पर आप आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। तो एक वोमेन एक दिन में 4 काम करता है, इसकी क्षमता जो होता है 4 है और एक वोमेन का कार्य क्षमता 2 है और एक बॉय की जो कार्य क्षमता 1 है और इस काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं 4 दिन में। तो लड़का जो इस काम को कितने दिन में, लड़का की जो इफिशियंसी कितनी 1 है और इस काम को यह अकेले कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो यह 4 दूनी 1 7, यह हो जाएगा 28। तो बॉय जो है इस काम को जो है अकेले, यहाँ बॉय जो है बॉय की इफिशियंसी जो 1 है हो जाएगा और यहाँ पर जो है लड़का जो अकेले इस काम को 28 दिन में समाप्त कर देगा। 28 दिन में अकेले इस काम को समाप्त कर देगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को अच्छे से यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 को। 60 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 है। इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। तो दोस्तों क्या है, यह एक कंटेनर है जिसमें यह 60 लीटर का कंटेनर है जिसमें अम्ल, जिसमें एसिड और पानी है, एसिड है और वाटर है जिसका अनुपात कितना है 2:1 है। और इसमें क्या है, इसमें क्या है दोस्तों, कुछ पानी को ऐड किया जाता है, वह कितना ऐड किया जाता है यह नहीं पता है। ऐड करने के बाद क्या होता है, इस कंटेनर में एसिड और वाटर का जो अनुपात है वह कितना हो जाता है 1:2 हो जाता है। तो यहाँ पर हमें यह निकालना है कितना लीटर पानी मिलाया जाए। तो यहाँ पर हमें यह कितना लीटर पानी इसमें मिलाया जाए कि नए कंटेनर में एसिड और वाटर का अनुपात 1:2 हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एसिड और वाटर का अनुपात कितना है 2:1 है और इसके बाद जब मिलाया जाता है वाटर, पानी मिलाया जाता है तो इसका अनुपात कितना हो जाता है 1:2 हो जाता है। तो दोस्तों हमें यह पता है, हम ये जानते हैं जब कोई चीज मिलाया जाता है जिसकी मात्रा मिलाई जाती है उसकी मात्रा जो होता है चेंज होता है, जिसका नहीं मिलाया जाता वह चेंज नहीं होता है। जैसे यहाँ पर एसिड क्या था 2 था, अम्ल क्या 2 था और यहाँ पर जब पानी मिलाया गया तो पानी में चेंज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए अम्ल जो होता है 1 हो जाता है, अम्ल जो होता है चेंज होता है। तो इसको जो है हमें इक्वल करना पड़ेगा। 2 पहले था, इसको भी 2 करना पड़ेगा। 2 बराबर करने के लिए इसमें हम क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। तो यहाँ से हो जाएगा 2:1 और 2:4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस साइड में लिख लेते हैं अब 2:1 2:4। यहाँ पे देखिए एसिड है और यह वाटर है। यहाँ पे देखिए पानी मिलाया गया है तो पानी की मात्रा में चेंजिंग आएगा, ना कि अम्ल की मात्रा में चेंजिंग, क्योंकि अम्ल को कुछ भी चेंजिंग इसमें छेड़छाड़ नहीं किया जाता, सिर्फ पानी में किया जाता तो पानी में ही चेंजिंग आएगा। तो यहाँ पे देखिए पानी पहले कितना था 1 था, जब पानी इसमें मिलाया जाता तो पानी की मात्रा कितनी हो जाती 4 हो जाती। तो कितना बढ़ गया +3, यह बढ़ गया। हमें +3 जो बढ़ गया इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहले कंटेनर में कितना था, एक कंटेनर जो था 60 लीटर का जिसमें एसिड दो एसिड और वाटर का अनुपात 2:1 में था। तो एसिड कितना था यह हम निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 और 3 इसको कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 की वैल्यू हो जाएगी 20। तो हमें फाइंड आउट करना है 3 की वैल्यू, 3 कितना हो जाएगा 60।
ये हो जाएगा 60। तो हमने पानी कितना मिलाया, वह मिलाया पानी 60 लीटर पानी इसमें ऐड किया गया। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 को। नंबर 36 है कि त्रिभुज एबीसी में यदि कोण ए 90 डिग्री है, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण ए जो है क्या है 90 डिग्री है, बी सी, और इसमें साइड जो मतलब भुजा दिया है ए 25 सेंटीमीटर, यह जो है 25 सेंटीमीटर हो गया कोण के सामने भुजा, और बी जो है इसके सामने ये 7 सेंटीमीटर है। तो निकालना है tan b। tan b का वैल्यू क्या होगा? तो tan b जो होता है वह कितना होता है, लंब बटे आधार होता है tan b, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार क्या होता है tan b हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे लंब जो है 7 है लेकिन आधार जो हमें नहीं पता है, यह वैल्यू अगर निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। तो 25 स्क्वायर करते हैं कि 625 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 के करेंगे 7 स्क्वायर हो जाएगा 749 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा 625 में से 49 घटाएंगे 15 में से जाएगा 9, तो यह आ जाएगा 6, और 61 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा 57 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा ए बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 24, और यहाँ से आ जाएगा ए बी पता हो गया। तो tan b आ जाएगा दोस्तों कितना आ जाएगा, लंब कितना 7 है और आधार कितना आ गया 24। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन जो डी, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 को। 37 यह है कि यदि किसी धनराशि पर ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह हो तो वार्षिक ब्याज दर का प्रतिशत क्या होगा? तो इसमें कहता है कि ब्याज जो है वह कितना है, ब्याज जो है इंटरेस्ट जो है वह कितना है, 1 पैसा है, 1 पैसा है, यह ब्याज है प्रति रुपया। तो मूलधन मतलब क्या है, मूलधन जो है वह कितना दिया है, 1 रुपया। 1 रुपये पे जो ब्याज है 1 पैसा है, इसको 1 रुपये को हम पैसा में कन्वर्ट कर लेंगे जिससे आसानी होगा सॉल्व करने में। 100 पैसे पे जो ब्याज है 1 पैसा है प्रति मंथ, ये महीने के कारण, एक महीने पे जो है 100 पैसे पे ब्याज जो आता है 1 पैसा आता है। तो हमें क्या करना है, रेट फाइंड आउट करना है। तो ब्याज का जो फार्मूला होता है, ब्याज इक्वल टू जो होता है वह मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है। इस फार्मूले पुट करेंगे, ब्याज कितना 1 है, मूलधन कितना है 100 है, और दर हमें निकालना रेट, समय क्या हो जाएगा 1 मंथ है तो यहाँ पे समय जो होगा 1/12 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा और रेट यहाँ से आ जाएगा 12% आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 को। तो दोस्तों अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। तो क्वेश्चन नंबर 38 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो ये क्वेश्चन में कहता है कि 50 प्रेक्षणों के एक समूह का मानक विचलन 8 है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा किया जाए तो मानक विचलन का मान होगा। तो दोस्तों हमें ध्यान में रखना है कि प्रत्येक प्रेक्षण अगर प्रेक्षण में हम n टाइम से गुणा करते हैं तो मानक विचलन में भी हम क्या करेंगे, मानक विचलन में भी n टाइम गुणा करते हैं, मानक विचलन में भी n से गुणा करेंगे। कहने का मतलब यह है कि यदि प्रक्षेपण जो है n टाइम बढ़ता है, n टाइम गुणा किया जाता है तो मानक विचलन भी n टाइम जो होता है बढ़ जाता है। तो अब क्वेश्चन आसान हो गया दोस्तों। तो इसमें कहता है कि 5 प्रेक्षणों के एक मानक विचलन आता है, यदि 50 प्रेक्षण का जो मानक विचलन है वह कितना है, वह जो है 8 है। यदि प्रेक्षण में जो होता है, प्रेक्षण में इसमें 2 से गुणा किया जाता है तो मानक विचलन क्या होगा, तो मानक विचलन भी n टाइम जो होता है 2 टाइम क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 8 दूना 16 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 को। नंबर 39 में यह कहता है कि x के किस मान के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27 होगा। तो इसमें बहुलक पूछा है कि x के किस मान के लिए जो ये आंकड़ा दिया है इसमें जो बहुलक है, मतलब किस मान के लिए बहुलक जो होता है 27 होगा। बहुलक का मतलब है इस आंकड़े में कौन संख्या सबसे ज्यादा बार आया है। तो अगर x के किस मान के लिए बहुलक जो 27 है तो x के किस मान के लिए होगा, तो 27 इसमें सबसे ज्यादा बार है तो x का जो वैल्यू हो जाएगा वह 27 ही हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, आप बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसमें सिर्फ हमें यह पता करना था कि इस आंकड़े में सबसे ज्यादा कौन संख्या आएगी, वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 यह है कि 1, 6, 8, 3, 2 के माध्य और माध्यिका का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पर आंकड़ा दिया है, क्या 1 दिया है, 1, 6, 8 और दिया है 3, 2 दिया है। तो इसका माध्य और माध्यिका का योगफल क्या होगा। तो पहले इस आंकड़ा को क्या करेंगे, एक सीक्वेंस में लगाएंगे, मतलब छोटे से बढ़ते क्रम में लगा लेंगे। तो इसको हम छोटे से बढ़ते क्रम लगाते हैं, 1 लिखते हैं, फिर 2, 3, 6, 8 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं, माध्य निकाल लेते हैं। माध्य निकालते हैं, इसको माध्य निकालने के लिए सम कर लेते हैं,
माध्य निकालने के लिए दोस्तों इसको यह जरूरी नहीं है कि आप इसको सीक्वेंस ऑफ हार्मोनी के लिए मतलब इसे घटते से बढ़ते क्रम में कीजिए, ऐसा जरूरी नहीं है माध्य निकाल। बट माध्य में ऐसा नहीं था, माध्य अगर निकालने की डायरेक्ट करता सीधे हम इसको ऐड करके डिवाइड कर देते हैं, बट इसमें माध्यिका भी निकालना, इसलिए मैंने इसको पहले क्या किया, छोटे से बढ़ते क्रम में लिख लिया आंकड़ों को। तो इसको हम जोड़ के इसको हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड कितने से करेंगे, जितनी संख्या है, तो संख्या कितनी 5 है, तो ऐड कर लीजिए 8 6 14, 14 3 17, 17 3 20 हो जाएगा कितना, माध्य आ जाएगा 4। अब माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका निकालने के लिए माध्यिका मतलब बीच का 2 वैल्यू होती है, तो इधर से देखिए कितनी है 5 वैल्यू है, तो इधर से जाएंगे 2, ये काट लेंगे और इधर से आएंगे 2 इधर, तो बीच में बचा 3 हो जाएगा। तो माध्य और माध्यिका का जो योगफल हो जाएगा 4 + 3 हो जाएगा, वह हो जाएगा 7 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम इतना ही क्वेश्चन को करते हैं। दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था कि इस वीडियो में करीब 25 क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, बट दोस्तों मोबाइल की जो है बैटरी डाउन हो चुकी है, तो आगे के जो 10 क्वेश्चन बचे हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को करवा दूंगा। तो इसके लिए दोस्तों सॉरी, बट मैंने आप लोगों को इस वीडियो में 15 क्वेश्चन को बेहतरीन कंसेप्ट प्लस ट्रिक के साथ सॉल्व करा दिया है और आगे के जो 10 क्वेश्चन बच गए हैं मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करा दूंगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर दोस्तों आप लोग इस चैनल में पहली बार आते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।